सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने अध्याय 4 तक को पढ़ा है। आज की क्लास में हम आगे के अध्यायों को देखते हैं और जहाँ भी जो इम्पॉर्टेंट अध्याय होगा मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अध्याय 8 आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों को उसे जो है अच्छी तरह से समझना होगा। अध्याय 8 आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास के बाद मैं अध्याय 8 को एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 5 इसमें हमें जो है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों के बारे में पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो है धारा 37 को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ही पिछली क्लास में मैंने खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में आप लोगों को बताया था कि वह रैयत जो गांव के मूल निवासी के रूप में सामूहिक कृषि भूमि पर अधिकार रखता हो अथवा उनके पूर्वजों द्वारा जंगल को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विकास किया गया हो, उसे ही क्या कहेंगे? खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कहेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझाया है। अब इसके अंतर्गत जो है धारा 37 को हम लोग देख लेते हैं। धारा 37 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों की काश्तकारी की प्रसंगतियाँ, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी विवादित पहलू हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त हो, परंतु यह कुछ शर्तों पर आधारित होगा। मैं पिछले क्लास में अधिभोगी रैयत के बारे में बताया था कि वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार रखता हो उसे ही क्या बोलते हैं? अधिभोगी रैयत बोलते हैं। तो यह उपबंध जो है उन रैयतों पर भी लागू होगा जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त है, यानी कि जैसे सभी रैयतों पे होते हैं उसी तरह इस रैयत पे भी वे सारे उपबंध लागू होंगे। लेकिन यहाँ पे जो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त वाले होंगे उनके लिए कुछ शर्त हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब उन शर्तों को देख लेते हैं। यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आदेश से अधिक नहीं होगा। यानी कि खुदकट्टी प्राप्त रैयत पर अगर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में जो वृद्धि होगी वह उसी के समान, जो अभी जिस रैयत पे लगान लगना है, जिस पे वृद्धि होना है, उसी के समान जो है दूसरा कोई अधिभोगी रैयत होगा और उस पे जो लगान लग रहा होगा उससे आधे से अधिक नहीं हो सकता है इसका लगान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि अधिनियम प्रारंभ होने के 20 साल पहले या 20 साल से भी पहले, ठीक है, मिनिमम मैं यहाँ पे 20 साल बोल रहा हूँ या उससे पुराना भी हो सकता है, उसके पहले ही भूमि की काश्तकारी जो है सृजित की गई हो तो भूमि पर कोई भी लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अध्याय 5 में यहीं तक था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत हम लोगों को अधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ना है और इसके अंतर्गत धारा 38 से धारा 42 को देखना होगा। पिछले क्लास में मैंने अधिभोगी रैयत के बारे में बताया था कि वह व्यक्ति जो धारण भूमि पर उपभोग का अधिकार ना रखता हो, यानी ये जो भूमि धारित कर रहा है उस पर उपभोग का अधिकार यह नहीं रखता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अधिभोगी रैयत कहते हैं। चलिए अब इसकी धाराओं को देख लेते हैं। धारा 38 अधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा 38 के अंतर्गत पढ़ना है। अधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। 38 के अंतर्गत दिया था। धारा 39 देखते हैं हम लोग। अधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं। पिछली क्लास में ही मैंने बताया था अधिभोगी रैयत के बारे में कि वह व्यक्ति जो अपने धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखता हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अधिभोगी रैयत बोलेंगे। यानी कि इस धारा का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जिस प्रकार यह जो अधिभोगी रैयत है अपने जोत के लिए लगान देता है उसी प्रकार यह अधिभोगी रैयत भी लगान देगा। अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
धारा 40, इसके अंतर्गत पढ़ना है अंधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि के शर्तें। यानी अंधिभोगी जो रैयत है उसके लगान में जो वृद्धि होगा उसके लिए जो शर्तें हैं उसको किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? धारा 40 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अंधिभोगी रैयत का लगान किसी रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के अलावा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा, अंधिभोगी रैयत जो है उसका लगान जो है रजिस्ट्रीकृत करार या नहीं तो धारा 42 के अधीन करार के अलावा किसी और माध्यम से नहीं बढ़ाया जा सकता है। धारा 41 को हम लोग देखते हैं, वे आधार जिन पर अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। यानी कि धारा 41 के अंतर्गत उन पहलुओं को पढ़ना होगा जिसके अंतर्गत अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे तृतीय कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के भीतर पिछले 2 कृषि वर्षों के लगान के बकाये का भुगतान करने में असफल रहने पर अंधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। दूसरा है, यदि उचित लगान का भुगतान करने से सहमत ना हो, यानी कि यह जो अंधिभोगी रैयत है उसका जो लगान होगा, जो रियल लगान होगा, और वह उस लगान को देने से मना करते तो तब भी उसे जो है अपने रैयत से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 42, उचित और सामयिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पे बेदखली के शर्त। यानी कि जो अंधिभोगी रैयत है वह उचित लगान या नहीं तो उस समय के अनुसार जो लगान होना चाहिए उसका भुगतान करने से इनकार कर देता है तो उसके बेदखली के लिए जो शर्तें होंगी उसकी व्याख्या धारा 42 में की गई है। तो अध्याय 6 हम लोगों ने देखा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसे रिलेटेड हम लोगों ने सारे को देखा। अब अध्याय 7 को हम लोग देखते हैं। अध्याय 7, अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ। अध्याय 7 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से जो भी छूट प्राप्त भूमियाँ हैं उसके बारे में, और इसके अंतर्गत जो धारा है वह है 43। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। ऐसी भूमि जिसका उपयोग सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के उन्नयन यानी कि उन्नति के लिए या किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशय इत्यादि जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, तो इस प्रकार की जो भूमि है वह अध्याय 7 के अंतर्गत आएगी। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि अथवा किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि अगर होगी तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा? अध्याय 7 के अंतर्गत आएगा। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धारा 113 के खंड क के में निर्दिष्ट भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि जब वह किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो, तो इस प्रकार की जो भूमि होगी वह अध्याय 7 के अंतर्गत आएगी। धारा 118 के खंड ख में विनिर्दिष्ट भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि, यह भी किसके अंतर्गत आएगा? अध्याय 7 के अंतर्गत आएगा। तो अध्याय 7 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था यही था। अब हम लोग अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,